हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो कि क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये वीडियो सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर 9 है, जिसका टॉपिक है कोलराउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। इस वीडियो लेक्चर में कोलराउस लॉ की हम बात करेंगे और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनकी बात करेंगे और फिर हम उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कोलराउस लॉ ये कहता है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो गया है और जब इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो गया है, तब हर आयन का, इलेक्ट्रोलाइट के जो दो आयन्स हैं कैटायन और एनायन, उन सभी आयन्स का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में। और वो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेचर ऑफ आयन पे डिपेंड नहीं करता है, राइट। तो जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आएगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो उस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और एनायन के सम के बराबर होगी, राइट। तो देखिए कोलराउस लॉ क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन द डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज कंप्लीटेड, each ion makes a definite contribution towards the equivalent conductance of the electrolyte, irrespective of the nature of the ion with which it is associated, and the value of equivalent conductance at infinite dilution for any electrolyte is equal to the sum of equivalent conductance at infinite dilution of its cation and anion respectively। कहने का मतलब ये हुआ कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा, इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाएगा, तब उस इलेक्ट्रोलाइट का हर आयन एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देगा इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में, और वो जो कंट्रीब्यूशन होगा वो नेचर ऑफ आयन पे डिपेंड नहीं करेगा। और यहाँ पे जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हम बात कर रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कैटायन और एनायन के सम के इक्वल होगी। तो हम क्या कह देंगे, इक्विवेलेंट conductance at infinite dilution for any electrolyte is equal to the equivalent conductance at infinite dilution of cation plus equivalent conductance at infinite dilution of anion। Okay, so lambda infinity eq is equal to lambda infinity eq of cation and lambda infinity eq of anion। Okay, अब आगे देखिए। तो यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, वेयर लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू प्लस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू माइनस क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब आगे देखिए। इसी तरह से अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस की बात करें कोलराउस लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा कि मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन और मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन के सम के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायन 1 फॉर्मूला यूनिट में प्रेजेंट है उसको भी इंक्लूड करना होगा। तो हम क्या कह देंगे, सिमिलरली फॉर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इट विल बी रिप्रेजेंटेड एज लैम्बडा इन्फिनिटी m, that is molar conductance at infinite dilution, it is equal to nu plus lambda infinitive plus न्यू माइनस लैम्बडा इन्फिनिटिव एम माइनस। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं एक एक टर्म की, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। लैम्बडा इन्फिनिटिव एम क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। लैम्बडा इन्फिनिटिव एम प्लस क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। लैम्बडा इन्फिनिटिव एम माइनस क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, न्यू प्लस क्या है, नंबर ऑफ कैटायंस इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, और न्यू माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एनायंस इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ओके, अब यहाँ पे एक स्पेशल नोट है जो आपको ध्यान रखना है। फॉर एनी आयन, किसी भी आयन के लिए अगर मोलर कंडक्टेंस दे रखी है और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, फॉर एनी आयन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन, राइट। तो अगर हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू फॉर एनी आयन, इट इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी एम फॉर एनी आयन डिवाइडेड बाय एन। What is this n? n is the charge present on the ion. Okay, अब आगे देखिए।
अब हमें पता है आयन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक है कैटायन और एक है एनायन। तो हम क्या कह देंगे, लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू ऑफ कैटायन इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी एम ऑफ कैटायन अपॉन चार्ज ऑन कैटायन। लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू ऑफ एनायन क्या हो जाएगा, लैम्बडा इन्फिनिटी एम ऑफ एनायन अपॉन चार्ज ऑन एनायन, राइट। तो जो भी कैटायन या एनायन का मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा उसको हम डिवाइड करेंगे चार्ज प्रेजेंट ऑन कैटायन और चार्ज प्रेजेंट ऑन एनायन से। एग्जाम्पल देखिए, हमने सबसे पहले एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम +3 आयन का। तो अगर एल्यूमिनियम +3 आयन के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालनी है तो वो क्या होगा, एल्यूमिनियम +3 के लिए मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन 3 आ जाएगा। और 3 कहाँ से आया, जो एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज प्रेजेंट है, राइट। सो लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू ऑफ Al+3 इट इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ m Al+3 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो हम क्या करेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, सल्फेट आयन की अगर हम बात करें तो सल्फेट आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस क्या होगी, सल्फेट आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस अपॉन 2। और ये 2 कहाँ से आया, जो सल्फेट पे चार्ज प्रेजेंट है, राइट। तो हम क्या कह देंगे, लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू ऑफ सल्फेट आयन इट इज इक्वल टू लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ एम ऑफ सल्फेट आयन डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हुआ हमारा फर्स्ट स्पेशल नोट। अब हम बात करते हैं सेकेंड स्पेशल नोट की, जो कि किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है। कि अगर किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप बात कर रहे हो और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना चाहते हो तो वो हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन डिवाइडेड बाय n, राइट। और यहाँ पे जो n है वो क्या होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे ध्यान रखना, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं और टोटल चार्ज की बात कर रहे हैं कि टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है और टोटल कितना नेगेटिव चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ठीक है। तो देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, वेयर लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू क्या है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगी, और लैम्बडा इन्फिनिटी m क्या है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, अगर हम बात करें n की तो मैंने क्या कहा अभी, n क्या है, टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन एनायंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पे जो कैटायंस प्रेजेंट हैं उनका टोटल पॉजिटिव चार्ज की बात कर लो या इलेक्ट्रोलाइट के जो एनायंस पे टोटल नेगेटिव चार्ज है उसकी बात कर लो। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, साइन नहीं लेना है, सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस। तो Al2SO4 होल थ्राइस जब आयोनाइज होकर क्या बनाता है, 2Al+3 और 3SO4-2। अब यहाँ पे आप चाहे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखोगे तो 3 2 6 और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड देखोगे तो भी 3 2 6। तो यहाँ पे n कितना आएगा, 6। n कितना हो गया, 6, जो आपके पास है टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड या टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड, राइट। तो देयरफॉर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट डिवाइडेड बाय 6, राइट। सो लैम्बडा इन्फिनिटी EQ of Al2SO4 whole thrice will be equal to lambda infinity of m of Al2SO4 whole thrice divided by 6. ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब हम बात करते हैं थर्ड स्पेशल नोट की, जो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन होती है उसको आप मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो क्या कहा, द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया फॉर AXBY इलेक्ट्रोलाइट, इसके लिए क्या होगा, तो AXBY इलेक्ट्रोलाइट जब आयोनाइज होगा तो बनाएगा A+Y जिसके X मोल होंगे और B-X जिसके Y मोल होंगे। अब यहाँ पे टोटल चार्ज कितना आ गया, तो टोटल चार्ज हम मान लेते हैं N, जो कि है X और X इन Y को मल्टीप्लाई करके या Y इंटू X से मल्टीप्लाई करके वो आ गया N, जो कि टोटल चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या कह देंगे, so lambda infinity EQ of AXBY equivalent conductance of AXBY electrolyte at infinite dilution क्या आएगा, molar conductance at infinite dilution of A+Y ion upon N प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ B-X अपॉन N। यहाँ पे N क्या है, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन द आयन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो इलेक्ट्रोलाइट के आयन्स हैं उन पे टोटल चार्ज कितना प्रेजेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे टोटल चार्ज लेना है, सिर्फ चार्ज लोगे तो गलत आंसर आ जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे सिर्फ चार्ज लेते हो तो इट विल बी Y, बट टोटल चार्ज लोगे तो वो क्या आएगा, X इंटू Y।
और y इंटू एक्स, राइट। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं और अच्छे से। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया एल्यूमिनियम सल्फेट का ही Al2SO4 होल थ्राइस का, क्या कह देंगे, तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al+3 आयन अपॉन 6 एंड मोलर कंडक्टेंस ऑफ सल्फेट आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन 6। यहाँ पे 6 क्यों आया, क्योंकि Al+3 आयन आपके पास 2 हैं। यहाँ पे 6 क्यों आया, क्योंकि सल्फेट आयन आपके पास 3 हैं, तो 3 2 6 एंड 2 3 6, राइट। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस ऑफ Al+3 आयन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अपॉन 6 प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सल्फेट आयन अपॉन 6। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट स्पेशल नोट की, कोलराउश लॉ के बारे में ही। वो क्या है, ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the difference in the molar or equivalent conductance of two electrolytes at infinite dilution having either common cation or common anion remains constant। क्या मतलब हुआ इसका, कि कोलराउश लॉ के अकॉर्डिंग जब आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी दो इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को कंपेयर करते हो, उनमें डिफरेंस देखते हो। अब उनमें डिफरेंस देखते वक्त क्या देखना है कि उन दो इलेक्ट्रोलाइट्स में या तो कॉमन कैटायन हो या कॉमन एनायन हो, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्यों रहता है, बिकॉज द मोलर और द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट at infinite dilution is not affected by the presence of another ions of the electrolyte। और ऐसा इसलिए होता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के आयन की मोलर या इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होती है वो दूसरे आयन इलेक्ट्रोलाइट के जो होंगे उनसे अफेक्टेड नहीं होती है। ओके, अब इस बात को हम एग्जाम्पल से समझते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ध्यान से देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कॉमन एनायन। इस बार हम क्या लेना चाह रहे हैं, सबसे पहले कि कॉमन एनायन वाले दो इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस को हम कंपेयर करते हैं। तो हमने जैसे लिया KCl और NaCl, इसमें क्या है, क्लोराइड आयन कॉमन है, इनकी मोलर कंडक्टेंस का डिफरेंस अगर हम लेते हैं, राइट, और एक हम लेते हैं डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ KNO3 एंड NaNO3। तो इस बार दोनों में क्या है, एनायंस कॉमन है, इनमें भी क्या है, एनायंस कॉमन है। तो इन दोनों का डिफरेंस और KNO3 और NaNO3 का डिफरेंस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो आएगा वो सेम आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि K प्लस और Na प्लस की जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो क्लोराइड की वजह से या NO3 की वजह से अफेक्टेड नहीं होती है, इनका डिफरेंस सेम आएगा। K प्लस और Na प्लस कह दें, K प्लस और Na प्लस कह दें, ये डिफरेंस सेम आएगा, चाहे एनायन क्लोराइड है चाहे एनायन नाइट्रेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम देखते हैं फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स हैविंग कॉमन कैटायन, जहां कैटायन कॉमन है तो देखिए डिफरेंस ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl एंड NaBr। NaCl और NaBr की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बीच में क्या होगा डिफरेंस, और जो NaCl और NaBr तो आपने लिया, इसी तरह से KCl और KBr के मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे Cl और Br दो आयन है, उनका डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी Cl और Br हैं, दो आयन है, उनका डिफरेंस देखो, ये डिफरेंस सेम आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि क्लोराइड और ब्रोमाइड आयन की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का डिफरेंस सेम आता है, चाहे उनके साथ सोडियम आयन हो चाहे उनके साथ पोटेशियम आयन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों डिफरेंस जो आएंगे वो सेम आएंगे। तो एक बार हमने एग्जाम्पल लिया जब कॉमन कैटायन है इलेक्ट्रोलाइट में, एक बार हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें कॉमन एनायन है। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है एप्लीकेशंस ऑफ कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ के क्या एप्लीकेशंस होते हैं, तो सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस का कैलकुलेशन कैसे करें। तो हम जानते हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर मोलर कंडक्टेंस को कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हम कोलराउश लॉ की हेल्प से इस काम को आसानी से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से। The molar conductance of weak electrolyte at infinite dilution can be easily determined by the addition of molar conductance at infinite dilution of individual ions of the electrolyte given, whose values can be determined by the help of molar conductance at infinite dilution of 3 different electrolytes।
क्या कहना चाह रहे हैं कि जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होती है उसको इजीली डिटरमाइन किया जा सकता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टेंस उसके इंडिविजुअल आयंस की है उनको ऐड करके। अब उनको ऐड करके निकालेंगे कैसे, तो उसके लिए क्या होगा, आपको 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपको चाहिए। उन 3 डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की हेल्प से आप उस इंडिविजुअल आयंस की मोलर कंडक्टेंस निकाल लोगे इलेक्ट्रोलाइट के, और उनको ऐड करने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगी। कैसे आती है तो जरा देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अब जो 3 इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे आपको लेने हैं उनकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन है कि कोई 2 इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होने चाहिए जिनमें कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन हो, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट जो गिवन है उसके कंपैरिजन में कोई भी आयन कॉमन नहीं हो। तो देखिए ध्यान से, यही कंडीशन हमने यहाँ मेंशन की है। द 2 इलेक्ट्रोलाइट मस्ट हैव आइदर कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन। 3 में से 2 इलेक्ट्रोलाइट ऐसे होने चाहिए जिनमें कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन प्रेजेंट है। एक में कॉमन कैटायन होगा, दूसरे में कॉमन एनायन होगा। वाइल द थर्ड इलेक्ट्रोलाइट हैव नो कॉमन आयंस विद दैट ऑफ गिवन इलेक्ट्रोलाइट। जो आपके पास गिवन वीक इलेक्ट्रोलाइट है उससे अगर कंपेयर करें तो थर्ड वाले इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी आयन कॉमन उस वीक इलेक्ट्रोलाइट वाला नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम क्या कह देंगे कि मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको x प्लस वाई माइनस जेड करना होगा। x क्या है, x है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन कैटायन, यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन कैटायन है उसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आपने x मान लिया है। इसी तरह से y किसको माना है, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन एनायन, यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट में कॉमन एनायन है उसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को आपने y मान लिया है। z किसे माना है, जिस इलेक्ट्रोलाइट में कोई भी कॉमन आयन नहीं है उसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आपने z मान लिया है। तो व्हाट इज z, इट इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हैविंग नो कॉमन आयन। तो x प्लस वाई को तो ऐड करना है जिसमें कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन है, और जिसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, आपके पास उस वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आ जाएगी। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल 1 हमने लिया है, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करता है। उसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हमें निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमको 3 इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, एक जिसमें एसिटेट आयन हो, दूसरा जिसमें H प्लस आयन हो, और तीसरा वो जिसमें दोनों ही आयन ना प्रेजेंट हो, राइट। तो हम क्या कह देंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ NaCl। अब हमें पता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो मोलर कंडक्टेंस होती है वो उनके आयंस की मोलर कंडक्टेंस के सम के बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन माइनस, अब ये जो दोनों आयन हैं इनकी भी लिख देंगे सेपरेटली, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या आ जाएगा हमारे पास, तो हम क्या बोल देंगे, तो हो जाएगा मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन माइनस क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Na प्लस आयन माइनस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन। अब मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम आयन प्लस में भी है और माइनस में भी है, कैंसिल हो जाएगा। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ Cl माइनस आयन प्लस में भी है और माइनस में भी है, तो कैंसिल हो जाएगा। सो मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या आएगा,
मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसीटेट आयन प्लस मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H प्लस आयन। तो इस तरह से जब आप दो इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन है उनकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ऐड करते हो और जिसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं है उस इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपके पास वो दो आयन आ जाएंगे जिनकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन को ऐड करने पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस इजीली डिटरमाइन की जा सकती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं सेकंड एप्लीकेशन की जो कोलराउस लॉ की है। क्या है उसका नाम? डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा और डिसोसिएशन कांस्टेंट के क्या होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। उसको डिटरमाइन हम कोलराउस लॉ से कैसे कर सकते हैं वो देखते हैं। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है उसको हम रिलेट कर सकते हैं मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन पे और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, राइट। तो हम क्या कह देंगे? फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज रिलेटेड विद द मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन एंड मोलर कंडक्टेंस। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंडक्टेंस होना चाहिए, गलती से कंसंट्रेशन छप गया है, इट्स वेरी सॉरी फॉर दैट। तो हम क्या कहना चाहेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। यानी जब आपको अल्फा कैलकुलेट करना है, किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, राइट। यहाँ पे लैम्डा एम सी क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट एनी कंसंट्रेशन। सी किसको डिनोट करता है? कंसंट्रेशन को। लैम्डा एम इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अल्फा क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब आगे देखिए। अब जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास आ गया है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट वीक इलेक्ट्रोलाइट का निकालना बहुत ही आसान है। तो हम कैसे लिखेंगे? डिसोसिएशन कांस्टेंट के ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिलेटेड विद द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एज फॉलोज। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट के होता है उसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे रिलेट किया जा सकता है? तो देखिए ध्यान से, के सी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के सी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट और अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यही बात यहाँ पे कही गई है, वेयर सी इज द कंसंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हमने जो कोलराउस लॉ और उसके एप्लीकेशंस की बात की है उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारा कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर NaCl, HCl and CH3COONA are 126.4, 425.9 and 91.0 Simon centimeter square mole inverse respectively. Then calculate the lambda m infinity for acetic acid. अब यही क्वेश्चन एग्जैक्टली मैंने आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करने के लिए आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। एक जिसमें कॉमन कैटायन हो जैसा कि आप देख सकते हैं HCl, एक जिसमें कॉमन एनायन हो CH3CONA और तीसरा जिसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं हो जैसे कि NaCl। तो यहाँ पे आपको पहले पहचानना है कि X, Y और Z कौन होंगे। X और Y वो होंगे जिसमें कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन है और Z वो होगा जिसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं है, राइट। तो पहले हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। लैम्डा एम इन्फिनिटी NaCl। अब आप देख सकते हैं एसिटिक एसिड आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया गया है जिसकी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करनी है। तो हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट में तो एसिटेट आयन होना चाहिए, दूसरे में H+ होना चाहिए और क्योंकि NaCl में दोनों ही नहीं है तो NaCl की जो कंडक्टेंस है 126.4 वो हो जाएगी Z क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं है। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ HCl की अगर बात करें वो दे रखी है 425.9, ये हो जाएगा Y जिसमें कॉमन कैटायन प्रेजेंट है। इसी तरह से मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ सोडियम एसीटेट ये दे रखा है 91.0 क्योंकि इसमें कॉमन एनायन है तो ये हो जाएगा X। आप X और Y को एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन Z को जो है वही रखना है जिसमें कोई भी कॉमन आयन नहीं हो। तो इस तरह से अगर आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट करना है तो आपको क्या करना होगा? X + Y - Z जिसमें कॉमन कैटायन और कॉमन एनायन
है उन इलेक्ट्रोलाइट्स की मोलर कंडक्टेंस को ऐड करना होगा और जिसमें कोई भी कॉमन आयन प्रेजेंट नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। x की वैल्यू है 91.0, y है 425.9 माइनस z कितना है 126.4। तो हमने ऐड कर दिया तो कितना आ गया 91.0 प्लस 425.9 को ऐड किया तो ये आ गया हमारे पास 516.9 माइनस 126.4। तो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड कितना आ गया 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट एसिटिक एसिड की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैलकुलेट कर ली बाय द हेल्प ऑफ कोलराउश फर्स्ट लॉ। तो कोलराउश लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे देखा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ नहीं एक्चुअली स्टूडेंट्स, फर्स्ट एप्लीकेशंस की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस किया है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट जो हमने सेकंड एप्लीकेशन पढ़ा है कोलराउश लॉ का, उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कैसे आता है उसकी हम बात करते हैं। और एग्जैक्टली ऐसे कैसे क्वेश्चन ही आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, उनको आप आराम से ईजिली कर पाएंगे अगर आप ये क्वेश्चन ईजिली समझ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, the equivalent conductance of an aqueous solution of 1.0283 into 10 to the power minus 3 gram equivalent acetic acid per liter is 48.15 Simon centimeter square equivalent inverse at 25 degrees Celsius. At infinite dilution, value is 390.7 Simon centimeter square equivalent inverse. Calculate the degree of ionization and ionization constant of the acid. तो क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ गया कि कोलराउश लॉ के सेकंड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन दे रखी है वो है 1.0283 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 ग्राम इक्विवेलेंट एसिटिक एसिड पर लीटर प्रेजेंट है और इस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन की जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो है 48.15 और जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो कितनी है 390.7। तो ये है किसी कंसेंट्रेशन पे, ये है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, दोनों का रेशियो लेंगे तो वो आ जाएगा अल्फा, जिसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। और जब डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन आ गया है तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए ध्यान से, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अल्फा क्या हो जाएगा, लैम्बडा इन ई क्यू सी अपॉन लैम्बडा इन्फिनिटी ई क्यू। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस किसी कंसेंट्रेशन पे, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, तो क्या हो जाएगा 48.15 क्वेश्चन में गिवन है, 390.7 ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दोनों का रेशियो ले लिया, ये हमारे पास आ गया 0.1232, ये हो गया अल्फा। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट के, क्या होता है उसका फॉर्मूला, के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। के सी कितना है 1.0283 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, अल्फा कितना आ गया 0.1232 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, तो 1 माइनस 0.1232। इसको सॉल्व कर लेंगे तो के आपके पास आ जाएगा 1.78 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। तो इस तरह से आपने देखा कोलराउश लॉ के सेकेंड एप्लीकेशन पे बेस्ड हमने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कोलराउश लॉ पे और कोलराउश लॉ के फर्स्ट एप्लीकेशन पे बेस्ड है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, पहला वर्ड यहीं से क्लियर हो जाए, लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का मतलब है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वो किसके लिए बात कर रहा है, NaCl, KCl एंड KBr आर 126.5, 150 एंड 151.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स रेस्पेक्टिवली। द लिमिटिंग इक्विवेलेंट आयनिक कंडक्टेंस फॉर Br माइनस इज 78 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, देन व्हाट विल बी द लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ Na+। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको पहले कोलराउश लॉ अप्लाई करना है कि आपको जिस इलेक्ट्रोलाइट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वो है NaBr। वो कैसे आएगी, आपके पास 3 इलेक्ट्रोलाइट्स गिवन है, NaCl गिवन है, KCl गिवन है, KBr गिवन है, उसमें से एक X बनेगा, एक Y बनेगा और एक Z बनेगा। जैसे ही आपके पास NaBr की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आती है उसमें से Br माइनस की तो दे रखी है और Na प्लस की फिर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको।
तो अब पहले आपको क्या करना है, 3 इलेक्ट्रोलाइट्स में से पहचानना है कौन X है, कौन Y है और कौन Z है। तो आपको कैलकुलेट किसके लिए करना है, NaBr। तो NaBr में कॉमन कैटायन किस में होना चाहिए, Na+, कॉमन एनायन कौन सा होना चाहिए, Br-। तो आप देख सकते हैं लैम्बडा इन्फिनिटी EQ NaCl ये आपका X बनेगा, लैम्बडा इन्फिनिटी EQ KBr ये आपका Y बनेगा, और लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ KCl ये आपका Z बनेगा, क्योंकि इसमें ना तो Na+ है ना ही Br- है। इन तीनों की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दे रखी है। NaCl के लिए कितना है 126.5, KCl के लिए कितना है 150 और KBr के लिए कितना है 151.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। अब आगे देखिए ध्यान से। तो जैसा मैंने बताया आपने क्या किया, लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ NaBr की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या होगी, पहले x लेना है, फिर y लेना है, फिर z लेना है। x कौन है, लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ NaCl प्लस y कौन है, लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ EQ ऑफ KBr। आप इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, x प्लस y और y प्लस x कुछ भी लिख सकते हैं, माइनस लैम्बडा इन्फिनिटी ऑफ EQ ऑफ KCl, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ KCl। ये आपका z हो गया। वैल्यूज पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा 126.5 प्लस 151.5 माइनस 150। तो लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ NaBr क्या आएगा 278 माइनस 150। तो लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ NaBr आ जाएगा 128 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। तो ये जो आपके पास इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आई है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, वो है NaBr के लिए, जो कितनी है 128। ये किसके इक्विवेलेंट होती है, Na+ की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस Br- की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। उसमें से एक वैल्यू गिवन है, एक आपको डिटरमाइन करनी है। तो कैसे करेंगे, कोलराउस लॉ अप्लाई करेंगे। देखिए ध्यान से, लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ NaBr क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ, लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ Na प्लस लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ Br-। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ Na+, वो कैसे आएगा, लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ NaBr माइनस लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ Br-। NaBr हमने ऊपर कैलकुलेट कर ही लिया है, कितना है हमारे पास 128। Br- की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि है 78। तो 128 में से 78 माइनस कर दोगे तो लैम्बडा इन्फिनिटी EQ ऑफ Na+ कितना आएगा 50 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा, हमने इस वीडियो में बात की कोलराउस लॉ के बारे में, उसके एप्लीकेशंस के बारे में, और फिर हमने उन एप्लीकेशंस पे और कोलराउस लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की है। उम्मीद करते हैं जो भी यहाँ पे आपको समझाया वो समझ में आया होगा। अगर आपको कोलराउस लॉ या उसके दोनों एप्लीकेशन में से कोई एप्लीकेशन या जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे प्रैक्टिस कराए अगर आपको समझ में नहीं आए हैं या कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें, उस पे बेस्ड हम एक सेपरेट वीडियो अलग से बना लेंगे। और इसके अलावा अगर आप किसी और टॉपिक पे किसी और टॉपिक को हमसे पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, उस पे बेस्ड भी हम एक सेपरेट वीडियो बना लेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th की केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स हैं उनके वीडियोस देखें, और जो भी वहाँ पे आपको डाउट आता है उसको कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि हम सेपरेट वीडियो आपके लिए बना सकें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।